हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और चैप्टर का जो नाम है वो है कॉस्ट। कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट क्या होता है? जनरली अगर अपन बात करें एक नॉर्मल वे में, कॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ पे जो हमारा खर्चा हुआ है वही हमारी कॉस्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम कह सकते हैं पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स या पेमेंट मेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस में, whatever we have been spent in the production process, that is cost. So यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। An amount which we spend on the production of commodity is known as cost. यानी कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में हमारा जो भी खर्चा हुआ है वो सारा हमारा कॉस्ट है। सपोज हमने चाय बनाई, तो चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक, गैस, जितना भी यूज़ हुआ वो सारी हमारी कॉस्ट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर to the external factors of for the purpose of production is known as cost. हमने प्रोडक्शन पर्पस के लिए प्रोड्यूसर ने जो भी खर्चा करा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट। अब इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रोडक्शन जो चीज़ बन के रेडी होती है, सपोज टी, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिन चीज़ों से मिलकर बनाए, लाइक मिल्क, शुगर, टी, जिंजर, वाटर, गैस, एक्सेट्रा। सो हर वो चीज़ जिससे प्रोडक्शन बनता है वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाते हैं, और जो बन के रेडी होता है वो हमारा प्रोडक्शन होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो बन के तैयार होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, और जिन जिन चीज़ों से बनता है उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पोर्शन, नॉट द फिजिकल पोर्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट का मतलब मॉनेटरी वैल्यू से है, फिजिकल वैल्यू से बिल्कुल नहीं है। मॉनेटरी वैल्यू ऐसे, ये फ़ोन कितने का है, ये पेन कितने का है, बोर्ड कितने का है, ये मार्कर कितने का है, लैपटॉप कितने का है, तो हम हमेशा पैसों की बात करते हैं। सो जब भी घर कितने का है, शादी कितने में हुई, लहंगा कितने का लिया, शूज़ कितने के लिए, शर्ट कितने के लिए, हर बार एक पैसे की वैल्यू आई। सो कॉस्ट हम कह सकते हैं फाइनेंशियल वैल्यू यानी कि मॉनेटरी वैल्यू बताता है, कभी भी फिजिकल वैल्यू नहीं बताता। फिजिकल वैल्यू जो है हमेशा याद रखना प्रोडक्शन में काम आती है। हमने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करा तो भाई 1 kg, 1 क्विंटल, 1 टन, हेक्टेयर, ग्राम, लीटर, केजी, व्हाटएवर जो भी उसकी टर्म्स है, जो मेजरिंग यूनिट है, उसमें हमेशा प्रोडक्शन होता है। सो कॉस्ट को हमको समझना पड़ेगा कि भाई कॉस्ट हमेशा हमको मॉनेटरी वैल्यू बताती है, ना कि फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू कौन बताएगा? फिजिकल वैल्यू उसका प्रोडक्शन बताएगा। सो कॉस्ट शोज दी मॉनेटरी वैल्यू, नॉट दी फिजिकल वैल्यू। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दी, ठीक है। कॉस्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। प्रोडक्शन और कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट कम होगा। सो हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई ये क्या है, ठीक है।
सो कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ये हमने बता ही दिया आपको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट फंक्शन, कि कॉस्ट फंक्शन है क्या। सो कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, याद रखना, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट है वो फंक्शन होती है उसकी प्रोडक्शन का। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया, प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा कॉस्ट घटेगा। और मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक यूनिट पेन बनाने में अगर 5 रुपीज़ लगता है तो ये तो क्वांटिटी हो गई और ये कॉस्ट हो गई। अगर 5 यूनिट बनेगा, ये मैथ्स के अंदर आता भी है, तो कितना रुपये लगेगा? 25 रुपीज़। अगर 10 यूनिट बनेगा तो कितना लगेगा? 50 रुपीज़, ठीक है। और अगर मान लीजिए 8 यूनिट बनेगा तो कितना लगेगा? 40 रुपीज़। सो देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा, कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन और बढ़ा, कॉस्ट और बढ़ गई। प्रोडक्शन 10 से 8 यूनिट यानी कि प्रोडक्शन डाउन हुआ तो कॉस्ट भी 50 से 40 होगी, यानी कम होगी। सो प्रोडक्शन बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा कॉस्ट घटेगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं इसका टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर, कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी होती है। होने को तो बहुत सारी कॉस्ट होती है गाइज, लेकिन आपको ये समझनी पड़ेगी। अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? एनी पेमेंट और एक्सपेंडिचर विच इज़ डन बाय द प्रोड्यूसर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसी कोई सी भी कॉस्ट जो प्रोड्यूसर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर यानी प्रोडक्शन पर किसी चीज़ को बनाने में खर्च करी है, वो सारी उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट है। और विच वी राइट और मेंशन इन द बुक्स, जिन चीज़ों को वो मेंशन कर रहा है अपनी बुक्स में, किस में? अकाउंट्स की बुक में। तो इसको अपन याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं और ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? पेन नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेगा, पेन का पैसा बढ़ेगा, तो ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसलिए कि जिन कॉस्ट को अपन इजीली दिखा रहे हैं, कोई छुपा नहीं है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। नेक्स्ट ट्रेसेबल कॉस्ट इसलिए क्योंकि इजीली ट्रेस हो रही है, आप इसको ट्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट होगी, ठीक है। ट्रेस कर सकते हैं अकाउंटिंग को, ठीक है, ऑडिट वगैरह में या फिर आपकी बुक्स में। फिर आते हैं अपन इकोनॉमिक कॉस्ट पर। इकोनॉमिक कॉस्ट कई बार आ जाता है भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर हम बोर्ड कॉस्ट दे रहे हैं और अगर मान लो हम फाउंडेशन कर रहे हैं तो फाउंडेशन में इनके ऑल्टरनेट नेम्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या क्या है। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है? समीशन ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नॉन एज इकोनॉमिक कॉस्ट। अब सर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर डायरेक्ट कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का टोटल ही क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट। सर एक चीज़ तो क्लियर हो गई मेरे कि डायरेक्ट कॉस्ट तो ये रही और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टोटल होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। एक चीज़ मिसिंग है अभी भी, क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। कि सर डायरेक्ट कॉस्ट तो अकाउंटिंग कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टोटल है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? ये क्वेश्चन है। सो ध्यान दीजिए यहां पर, ये we can say that summation of direct and indirect cost is known as economic cost. Here explicit cost और direct cost is the accounting cost. So अभी यहाँ पर indirect cost के बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। indirect cost क्या होती है? cost of self owned resources. cost of self owned resources is known as indirect cost. जैसे
देखो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि हाँ समझ आ गया, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना। मेरी एक शॉप है और मैंने वहाँ पर एक लड़का दुकान पे रख रखा है, वर्कर जिसको कह सकते हैं। वो मेरे से 10,000 रुपये मंथली लेता है। तो वर्कर को मैंने 10,000 रुपये मंथली दिया, और 10,000 रुपये जब मैंने उस वर्कर को मंथली दिया तो हमारे पास क्या आया, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं एज ए सैलरी, ठीक है। वो डायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि हमको पता है। फिर सीजन का टाइम आता है, मेरा बेटा खुद शॉप पर आ जाता है। अब मैं अपने बेटे को तो सैलरी नहीं दे सकता ना, लेगा भी नहीं। तो मेरे बेटे ने एक एफर्ट कराए, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर मैं अपने बिजनेस से प्रॉफिट ले सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस से सैलरी थोड़ी लूँगा। तो जो मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं मेरे बिजनेस में, वो सारे के सारे क्या है, मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो सारे के सारे मेरे इम्प्लिसिट कॉस्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। सो एनी सोर्स और कॉस्ट विच अ प्रोड्यूसर इन्वेस्ट बाय हिज ओन रिसोर्सेज। मैंने खुद ने अपने बिजनेस में जाके हेल्प करी, मेरे बेटे ने मेरे बिजनेस में जाके हेल्प करी, मेरी बीवी ने मेरे बिजनेस में जाके हेल्प करी, मेरी मदर ने मेरे बिजनेस में जाके हेल्प करी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोड्यूसर इज द ऑनर ऑफ ओन रिसोर्सेज। अब इन सब का ओन रिसोर्सेज का ऑनर कौन है, प्रोड्यूसर खुद है। हाँ भाई, इट इज नॉन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटेबल कॉस्ट और हिडन कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। तो इनके नाम अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी कंपटीशन होते हैं, एसएससी हो गया है ना, आरएएस हो गया, तो वहाँ पर कई बार इस टाइप के हिडन क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट है क्या? सो रियल कॉस्ट, द कॉस्ट विच वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द मनी, एनी पेन और सेक्रीफाइस or problem faced by the labor or the owner in the business is known as real cost or social cost. It is a psychological cost. तो ये नाम से ही क्लियर है। अब समझने की कोशिश करना। रियल कॉस्ट, पहली बात तो पूछ लेता कैसी कॉस्ट है, तो भाई ये एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। दूसरा आपसे पूछ लेगा कि भाई रियल कॉस्ट कौन सी है, जिसको अपन पैसे में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। अरे भाई पैसे में कन्वर्ट कौन क्यों नहीं कर सकते, जब कॉस्ट है तो पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई ये एक फीलिंग है, ये एक पेन है, ये एक सेक्रीफाइस है, जिसको अपन पैसे में नहीं नाप सकते। एक अखबार वाला सुबह 4 बजे उठ जाता है, एक दूध की सप्लायर सुबह 4 बजे उठ जाता है और सप्लाई करता है, उसके लिए वो अपनी रातों की नींद जगाता है और फिर वो सारे जो है काम करता है, तो उसके लिए कुछ पेन, कुछ सेक्रीफाइस होता है। तो ये सारा वही है, जो पेन और सेक्रीफाइस वो ले रहा है, उसको अपन रियल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर है। फिर आते हैं अपन मॉनेटरी कॉस्ट पर, ठीक है। मॉनेटरी कॉस्ट क्या है वो समझने की कोशिश करिए। इट इज नॉन एज आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट विच इंक्लूड द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो नॉन एज इंक्लूड द अमाउंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। सो मॉनेटरी कॉस्ट में ध्यान रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो इंक्लूड रहेगा, यानी कि जिसको कहते हैं ये तो यार हमारी लागत है। सो डायरेक्ट सेल प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये डायरेक्ट सेल इन द सेंस कि डायरेक्ट कॉस्ट है, एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज द मोटिवेशन, यानी कि इतना मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अगर हमको ये भी नहीं मिला, यानी कि एक्चुअल में अगर हमको ये मॉनेटरी कॉस्ट भी नहीं मिली, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सेल नहीं है भैया, कॉस्ट है, ठीक है। तो मॉनेटरी कॉस्ट एक तरह से सेल होती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड होता है। प्रॉफिट कौन सा? मिनिमम प्रॉफिट। जो अब ये पूछता है कई बार, जो मॉनेटरी कॉस्ट में प्रॉफिट होता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई ध्यान रखना उसको मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, हमें मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन हाँ काम चल रहा है हमारा, ठीक है। और अगर कॉस्टिंग में आगे चल के हम बात करेंगे तो शट डाउन पॉइंट के लिए एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यही होती है, ठीक है। फिर आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट कौन कौन सी होती है ये भी हमको समझनी पड़ेगी।
भाई टाइम के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है वो चीज़ समझनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट का मतलब हमारे पास है ऐसी कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन नहीं बढ़े, ये कॉस्ट आपकी रहेगी रहेगी। चाहे प्रोडक्शन बढ़े चाहे प्रोडक्शन घटे, कॉस्ट रहेगी रहेगी। जैसे भाई मैंने एक फैक्ट्री ली और उस फैक्ट्री का रेंट 50,000 है, तो चाहे प्रोडक्शन बढ़े तब भी रहेगा और चाहे प्रोडक्शन घटे तब भी रहेगा, यानी कि 50,000 तो हमको देना ही देना पड़ेगा। उसका प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन अगर ज़ीरो रहेगा तब भी वो कॉस्ट रहेगी, प्रोडक्शन अगर मान लो हाई रहेगा तब भी उसकी कॉस्ट रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट, सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसके प्रोडक्शन के साथ कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज़, फिक्स कॉस्ट क्या ज़ीरो हो सकती है? भाई नहीं, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। इट इज़ दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो चेक करो, जैसे मान लो ये कॉस्ट है, प्रोडक्शन 0 था तब भी रहेगी, प्रोडक्शन मान लो 100 यूनिट हुआ तब भी रहेगी, प्रोडक्शन 200 यूनिट हुआ तब भी रहेगी, प्रोडक्शन 500 यूनिट हुआ तब भी ये कॉस्ट रहेगी। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है, तो भाई ये अपन को समझना पड़ेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट, ये ध्यान रखना शॉर्ट रन की बात चल रही है, लॉन्ग रन में चीज़ें बदल जाती है। शॉर्ट रन में क्या क्या होता है, तो शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, और ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर चलते हैं आगे, और ये जो आगे वाली कॉस्ट है ये हमारी लास्ट रहेगी आज के लिए, बाकी का जो कंटेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, ये बड़े ध्यान से समझना, बड़े काम की चीज़ है ये। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट विच चेंज एज पर प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन इज 0 then variable cost is also 0. If production increase then total variable cost also increase. यानी कि इसका कौन सा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव रिलेशन हुआ। कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट घटेगी प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर एक बात बताओ कि जब प्रोडक्शन और वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, प्रोडक्शन बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, प्रोडक्शन घटा वेरिएबल कॉस्ट घटी, तो इसका पॉजिटिव रिलेशन है, ये तो हम कह ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये 0 से स्टार्ट होगी? तो हाँ भाई ये 0 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसका शेप कैसा होता है, ये बड़े काम का क्वेश्चन है। इसका शेप जो है इन्वर्टेड एस होता है, इनवर्स एस या इन्वर्टेड एस एक ही बात है, उल्टा एस के बराबर। कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण होता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ इन्वर्टेड नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहेगा यहां पर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? भाई इसके लिए तुमको एक पूरी क्लास देनी पड़ेगी मुझे, और हम इसको आने वाले चैप्टर में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे जब हम प्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट जब हम पढ़ेंगे तो कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा प्रोडक्शन रहेगा, तो उसमें आप ज़रूर समझने की कोशिश करना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।